अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक दैट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अल्केन्स की हैं। सबसे पहले जो है वो आप लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो इसकी कलरलेस एंड ओडोरलेस नेचर है। कलरलेस एंड ओडोरलेस मतलब कलर, इसका कोई कलर नहीं होता, ठीक है। जो आपके अल्केन्स होते हैं इनका कोई कलर नहीं होता। ये कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। और दूसरा के ओडोरलेस। ओडोर का कहते हैं, ओडोर किसे कहते हैं? महक को। तो इसमें कोई खुशबू या महक नहीं होती इनकी, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये क्या है? कलरलेस हैं और ओडोरलेस हैं। तो अब इनके अंदर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें अल्केन्स की कैटेगरी को अगर हम देखें तो अल्केन्स क्या है? दे कंटेनिंग अप टू 4 कार्बन एटम्स आर। अब अल्केन्स वो वाले अल्केन्स जिनके अंदर कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक जो हैं कार्बन एटम्स मौजूद हैं, यानी कि ब्यूटेन तक, वो क्या होते हैं? कलरलेस एंड ओडोरलेस गैसेज होती हैं, ठीक है। जबकि कार्बन नंबर 5 से लेकर मतलब पेंटेन से ऑनवर्ड जो है 17 तक, कार्बन 17 तक जो है अगर आप इसकी बात करें तो ये क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं एंड ओडोरलेस लिक्विड्स होते हैं। पहले वाले क्या थे? 4 तक जो थे वो कार्बन 1 से लेकर 4 तक जो है वो गैसेस थी, गैसेस की फॉर्म में थी, ठीक है। इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट वाले हैं 5 से लेकर 17 तक, वो क्या है? कलरलेस हैं, ओडोरलेस हैं, और लेकिन वो कौन सी फॉर्म में? लिक्विड्स की फॉर्म में, ठीक है। और उससे ऑनवर्ड यानी कि कार्बन 18 से लेकर ऑनवर्ड अगर हम बात करें तो वो सारे किस फॉर्म में होते हैं? वैक्सी सॉलिड्स हो गए हैं, ठीक है। वैक्सी सॉलिड्स होते हैं। तो अब ये आपने इनमें एक याद करने का आसान तरीका क्या है कि आपने इस तरह से एक बना लें तो कि आपको याद रहे कि जो आपके कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक जो हैं अल्केन्स वो आपकी कलरलेस एंड ओडोरलेस गैसेस की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो कार्बन 5 से लेकर 17 तक जो है वो कलरलेस एंड ओडोरलेस लिक्विड्स होते हैं, और C18 से लेकर ऑनवर्ड जितने भी हैं वो कलरलेस एंड ओडोरलेस वैक्सी सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों से डिस्कस की है। होप सो कि ये पॉइंट अब आपका क्लियर है। अब इसके बाद इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि नॉन पोलर नेचर है। नॉन पोलर नेचर स्टूडेंट्स, ये बात आपने याद रखनी है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो अल्केन्स के अंदर जो पाई जाती है वो ये क्या है कि नॉन पोलर नेचर है, इसकी प्रॉपर्टी है। क्या नॉन पोलर नेचर किस वजह से? ये मैं भी आपसे डिस्कस करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, जितने भी आपके अल्केन्स हैं वो नॉन पोलर हैं। अब वो नॉन पोलर किस वजह से? ये आप कह सकते हैं कि वीकली पोलर हैं एंड दे आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। अब जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि क्या है? नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर का क्या मतलब है? जिनमें पोल्स क्रिएट नहीं होते। अब पोल्स क्रिएट क्यों नहीं होते? तो अब आपको पता है स्टूडेंट्स के जो नॉन पोलर है किस वजह से? कि अल्केन्स के अंदर कार्बन टू कार्बन बॉन्ड होता है, ठीक है। अब आप देखें कार्बन टू कार्बन बॉन्ड है तो इनके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो नहीं होता, तो इस वजह से पोल्स जो हैं वो क्रिएट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये इसी वजह से क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं, या आप कह सकते हैं कि वीकली पोलर हैं, ठीक हो गया। और इसी वजह से क्या होता है कि पोलर सॉल्वेंट्स में, यानी कि जैसे वाटर आपका पोलर है तो पोलर सॉल्वेंट्स में ये नॉन पोलर होता है, तो इसी वजह से ये डिजोल्व या इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। ये सॉल्युबल नहीं होते, ये इनसॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स में लाइक वाटर वगैरह में। लेकिन ये सॉल्युबल किसके अंदर होते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में आपको पता है कौन कौन से हैं हमारे पास? बेंजीन हो गया, एथर हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, तो ये सारे के सारे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं। तो आपको पता है कि जो प्रिंसिपल है लाइक डिजोल्व्स लाइक, वो प्रिंसिपल कहता है कि जो पोलर सॉल्वेंट है वो पोलर में डिजोल्व होगा और जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में डिजोल्व होंगे, ठीक है। तो इसी वजह से अब क्या होता है कि ये नॉन पोलर होने की वजह से सिर्फ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिजोल्व हो जाते हैं, ये सॉल्युबल हो जाते हैं आसानी से, लाइक बेंजीन में, एथर में, कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह में। लेकिन वाटर सॉल्युबल, वाटर जो है वो पोलर सॉल्वेंट है, इसी वजह से क्या होता है कि ये जो अल्केन्स होते हैं ये उसके अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो आपका प्रिंसिपल है क्या है? प्रिंसिपल लाइक डिजोल्व्स लाइक, लाइक डिजोल्व्स लाइक। तो आपका पोलर जो है वो पोलर में डिजोल्व होता है इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ये प्रिंसिपल कहता है कि जो एक जैसी चीज़ है एक जैसी चीज़ में ही, अपने जैसी चीज़ में ही डिजोल्व होती है, ठीक है। तो अब क्या चीज़ है वो कि आपका जो पोलर है वो पोलर में डिजोल्व होता है, नॉन पोलर में, इस जो है प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो इसी वजह से ये जो आपके नॉन पोलर इनकी नेचर होने की वजह से क्या होता है कि आपके ये जो सॉल्वेंट्स हैं ये सिर्फ नॉन पोलर, ये जो आपके अल्केन्स हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिजोल्व होंगे। तो होप सो कि स्टूडेंट्स ये सेकंड प्रॉपर्टी भी आपको क्लियर हो गई है, ठीक है। अब मैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ आती हूँ जो कि क्या है? मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स अल्केन्स की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की, तो क्या होता है कि इनके अंदर जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है इंक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। वो कैसे? अब आप देखें कि पहले तो आपने ये बात याद रखनी है कि ये क्या है? फिजिकल कॉन्स्टेंट्स हैं। इनमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स ये क्या है? आपके फिजिकल कॉन्स्टेंट्स हैं। अब फिजिकल कॉन्स्टेंट्स में स्टूडेंट्स यहाँ पर आप एक डेंसिटी को भी ऐड कर लें,
ठीक है। डेंसिटी भी आपका क्या है, एक फिजिकल कांस्टेंट ही है। तो डेंसिटी भी अगर हम देखें तो जो है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी भी, ये तीनों चीज़ें, ठीक है, ये इंक्रीज करती हैं। तीनों फिजिकल कांस्टेंट्स जो हैं ये इंक्रीज करते हैं विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आप इंक्रीज करते जाएंगे उतना ज़्यादा जो है ये फिजिकल कांस्टेंट्स जो हैं अल्केन्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स और डेंसिटी जो है ये इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पर मैं एक शॉर्टकट बना देती हूँ कि ये जितना ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं वो आप इंक्रीज करेंगे, ये मैं एरो से शो कर रही हूँ कि ये इंक्रीज कर रहे हैं। जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज करेंगे उतना ज़्यादा जो है वो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, उतना ही बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा और इसके अलावा उतनी ही डेंसिटी जो है वो उसमें इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, इनकी डेंसिटी भी इंक्रीज कर जाएगी। तो ये सारे फिजिकल कांस्टेंट्स जो हैं वो इंक्रीज कर जाएंगे विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा और इस तरह से डेंसिटी भी इनकी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये इस तरह से अगर आप बना लेते हैं तो वो आपको याद करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको नजर आ रहा है कि लिखा हुआ है कि द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज बाय 20 to 30 डिग्री सेल्सियस फॉर एडिशन ऑफ ईच CH2 ग्रुप टू द मॉलिक्यूल। अभी आपसे मैंने डिस्कस किया कि जितना ज़्यादा कार्बन एटम्स बढ़ेंगे उतने ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो क्या होता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है ये इंक्रीज कर जाता है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इतनी यूनिट से इंक्रीज कर जाता है। कैसे कि जब आप एक CH2 ग्रुप यानी कि आप मिथिलीन ग्रुप बीच में ऐड करते जाएंगे, यानी कि एक CH2 यूनिट जो है वो बढ़ाते जाएंगे, तो क्या होता जाएगा कि इस तरह से आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, तो ये भी स्टूडेंट्स आपने जो है वो डिस्कस कर लिए। ये जो थर्ड प्रॉपर्टी थी जो कि फिजिकल कांस्टेंट्स की मैंने बात की कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी जो है ये सारे फैक्टर्स भी इंक्रीज करते हैं विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और ये फिजिकल प्रॉपर्टी जो है हमने थर्ड डिस्कस कर लिया। अब स्टूडेंट्स मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आती हूँ, फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ। तो स्टूडेंट्स मैंने भी आपसे डिस्कस की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो फिजिकल कांस्टेंट्स जो थे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। तो फोर्थ प्रॉपर्टी में मैं एक और बात आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट्स अगर हम बात करें कि आपके पास अल्केन्स जो होते हैं वो दो फॉर्म्स में होते हैं। ठीक है, कि अगर हम क्लासिफिकेशन की अगर इनकी बात करें तो आपके पास अल्केन्स दो कैटेगरीज के हैं। जैसे एक होते हैं ब्रांच्ड चेन अल्केन्स और दूसरी कैटेगरी है उसको हम कहते हैं स्ट्रेट चेन अल्केन्स। ब्रांच्ड चेन का क्या मतलब है कि जिसमें ब्रांचिंग हुई भी होती है अल्केन्स की, और स्ट्रेट चेन में मतलब कि जिसमें अल्केन्स हैं वो एक लीनियर फॉर्म में जो है स्ट्रेट चेन की फॉर्म में अरेंज होते हैं। अब क्या होता है कि इनके अंदर अगर हम ब्रांच चेन अल्केन्स होते हैं स्टूडेंट्स, इनके अंदर अगर हम इनके बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें तो ये क्या होते हैं, इनकी बॉइलिंग पॉइंट्स लोअर होते हैं, जबकि स्ट्रेट चेन अल्केन्स होते हैं इनकी बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, हाई होते हैं। ठीक है, और लोअर होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम एन ब्यूटेन की, मैंने एग्जांपल ली है। एन ब्यूटेन का सेकंड जो है वो इसका आइसोमर है, आइसोब्यूटेन इसे हम कहते हैं। तो एन ब्यूटेन का जो अगर आप देखें तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या है, -0.5 डिग्री सेल्सियस है, जो कि क्या है, लो है। लेकिन जो इसका आइसोब्यूटेन है अगर तो स्टूडेंट्स ये जो है ना गलती से यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया, सॉरी, ये आइसोब्यूटेन जो है ये आपका ब्रांच्ड है। ठीक है, ये आपने इस तरह से रखना है, यहाँ पर आइसो कर लें और इसको एन ब्यूटेन कर लें। ठीक हो गया, ये एन ब्यूटेन और ये आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन अब आपको पता है इसमें ब्रांचिंग है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये CH3 CH और फिर CH3 और यहाँ पर भी CH3। तो ये आप देखें कि एक मिथाइल जो है ग्रुप जो ब्रांचिंग फॉर्म में अरेंज्ड है, तो हम इसको आइसोब्यूटेन कह रहे हैं क्योंकि 4 कार्बन हैं मौजूद हैं। तो आइसोब्यूटेन ये आप देखें कि ब्रांचिंग है इसमें। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, -11.7 डिग्री सेल्सियस। और इसका जो दूसरा एन ब्यूटेन है इसका कितना है, -0.5 डिग्री सेल्सियस। ये आपने याद रखना है। तो अब क्या होता है स्टूडेंट्स के इनके बॉइलिंग पॉइंट्स की अगर आप बात करें तो ये एन ब्यूटेन भी मैं बना लेती हूँ, CH3 CH2 एंड CH3 नॉर्मल स्ट्रेट चेन अब आपको नजर आ रही है। तो आप देखें ये स्ट्रेट चेन है और ये वाला जो ब्रांच चेन है आइसोमर है इसका ब्यूटेन का, तो आइसोब्यूटेन और दूसरा एन ब्यूटेन है। ठीक है, तो आप देखें स्टूडेंट्स के आइसोब्यूटेन जो है इसकी जो वैल्यू है ब्रांच्ड जो चेन आइसोमर है अल्केन का ब्यूटेन का, तो ये देखें -11.7 डिग्री सेल्सियस है इसकी वैल्यू, और मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इतना है। और जो एन ब्यूटेन है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो -0.5 डिग्री सेल्सियस है। तो अब इसमें एक बात आप देख रहे हैं कि ये माइनस माइनस दोनों के साथ है, लेकिन अब आप देखें कि माइनस के साथ जितनी बड़ी वैल्यू है, ये देखिए माइनस के साथ जितनी बड़ी वैल्यू होती है वो उतनी छोटी होती है। तो आप देखें कि इसी वजह से ये मतलब उतना कम है, लोअर है, जबकि ये आपके पास माइनस में जितनी छोटी वैल्यू है
उतनी ये बड़ा हो गया, ठीक है। तो मतलब आपने इस तरह से ये याद रखना है। तो अब इसका जो स्ट्रेट चेन जो है वो उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हायर है एज कम्पेयर टू दी ब्रांच चेन अल्केन्स। ब्रांच चेन में ये वैल्यू ज़्यादा है लेकिन नेगेटिव के साथ है तो वो उतनी छोटी हो गई है। तो इस तरह से आपने इसको देख लिया कि जो आपके पास ब्रांच चेन अल्केन्स होते हैं उनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो लोअर होते हैं एज कम्पेयर टू द स्ट्रेट चेन अल्केन्स। तो ये बात मैंने अब डिस्कस किया स्टूडेंट्स। इसी तरह जो एक मेल्टिंग पॉइंट की बात भी मैं कर रही थी कि जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं जितने इंक्रीज करते हैं उतने ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है वो इंक्रीज कर जाता है। तो एक और पॉइंट मॉलिक्यूलर मास के रिस्पेक्ट से अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं अल्केन्स के दे ऑल्सो इंक्रीज विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, वही बात है मॉलिक्यूलर मास कैसे बढ़ेगा कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं वो बढ़ रही हैं तो इसी तरह से क्या होगा कि मॉलिक्यूलर मास भी जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है कि मतलब हो रहा क्या है कि हर CH2 यूनिट से जो है वो आपको पता है कि चेन इस तरह से बढ़ती रहती है, ठीक है। मिथिलीन ग्रुप ऐड होता रहता है और इस तरह से जो आपके अल्केन्स है उसकी चेन बढ़ती जाएगी। तो अब हर उसमें अब आप देख रहे हैं कि कार्बन यूनिट जो है वो बढ़ती जा रही है, कार्बन एटम्स जो है वो ऐड होते जा रहे हैं और CH2 यूनिट बढ़ती जा रही है। तो इससे क्या होगा मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा और इसी की वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं अल्केन्स के वो भी क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक बात ये है कि ये जो ट्रेंड है ये रेगुलर नहीं है, ठीक है। ये आपने इसमें एक पॉइंट याद रखना है कि बट दिस ट्रेंड इज नॉट सो रेगुलर। हमेशा के लिए ऐसा नहीं होता, कुछ बीच में जो है वो ज़रा सा गैप मतलब चेंज भी आ सकता है कि मतलब कई जगह पर कम भी हो सकता है, लेकिन वो उसके पीछे फिर रीज़न होती है कि क्यों किसी चीज़ का जो है वो जो है मेल्टिंग पॉइंट कम हुआ। तो वो तो अलग ट्रेंड है। लेकिन ये है कि ज़्यादातर मोस्टली ऐसा होता है कि ये इंक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मैस। अब स्टूडेंट्स लास्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, लास्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारे पास अल्केन्स की वो क्या है, सॉल्युबिलिटी है। तो सॉल्युबिलिटी के रिस्पेक्ट से अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स क्या होते हैं सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी जो है अगर हम देखें तो सॉल्युबिलिटी जो अल्केन्स की होती है ये डिक्रीज करती है विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। जितना ज़्यादा आप मॉलिक्यूलर मास को बढ़ाते जाएंगे उतनी ज़्यादा इनकी जो सॉल्युबिलिटी अल्केन्स की वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब ये बात आपने याद रखनी है कैसे। देखिए हमारे पास जो है अगर छोटा अल्केन है, जैसे हमारे पास मीथेन है, ठीक है मीथेन है। अब इसी तरह अगर हम मीथेन और फिर इसके नीचे जो है वो हम इथेन की तरफ आ जाएं यानी कि C2H6 हो गया। इसी से नेक्स्ट जो है हम CH2 मजीद यूनिट ऐड करें तो C3H8 हो जाएगा, ठीक है। तो मीथेन फिर इथेन और फिर जो हमारे पास प्रोपेन है। अब इनके अंदर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि जितना ज़्यादा हम मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, सही बात है, डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो CH2 यूनिट ऐड होती जा रही है तो क्या होता जा रहा है मॉलिक्यूलर मास जो है वो इनका जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो अब क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ने की वजह से जितना मतलब साइज बढ़ता जा रहा है। अब आप देखें लेट्स सपोज कि मीथेन का साइज इतना है, इथेन का साइज अब जरा सा बड़ा हो जाएगा, फिर प्रोपेन का और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अब इस लिहाज से क्या होगा साइज बड़ा होने की वजह से तो क्या होता है सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या होती जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग जाएगी। तो अब यानी कि अगर देखें तो मीथेन जो है वो ज़्यादा इसकी सॉल्युबिलिटी होगी, ठीक है। फिर मतलब अगर हम अल्केन्स की बात करें तो मीथेन ज़्यादा सॉल्युबल होगा, लेकिन हमारे पास जो इथेन है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी उसकी निस्बत। और जो प्रोपेन है उसका साइज बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा बड़ा साइज होता जाएगा तो उतनी आहिस्ता आहिस्ता सॉल्युबल होगा वो, ठीक है। सॉल्युबिलिटी इस तरह से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपने देखा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्केन्स जो है वो डिक्रीज कर रही है विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, डाउन द ग्रुप नहीं सॉरी, जितना ज़्यादा आप देख रहे हैं कि अल्केन्स का नेक्स्ट मेंबर जो है वो इससे क्या हो रहा है उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है। तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ने की वजह से क्या होता जा रहा है कि जो इसकी सॉल्युबिलिटी है अल्केन्स की वो क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स की आपको 6 के 6 जो मैंने आप लोगों से फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं, जिसमें एक मैंने एडिशनल फिजिकल कांस्टेंट भी ऐड किया था डेंसिटी, तो वो भी मैंने इसमें ऐड किया। तो स्टूडेंट्स होप्स हो कि सब पॉइंट्स जो वो आपको क्लियर हो गए हैं। और आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको स्टिल कोई भी कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।